नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और ये जो सीरीज आप सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है, आप सभी इसका फायदा उठा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं यूपीएससी सीएपीएफ 25 को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से आपके लिए एक फ्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसका नाम हमने दिया था रिगरस राइटिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था आप सभी के 100 मार्क्स आ जाए पेपर 2 के अंदर, और उसमें कई सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंट लगातार लगा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पहले दिन हवाई जोश में आकर उन्होंने एक आध क्लास तो देख ली, लेकिन आगे वाली क्लासेस वो देख नहीं रहे। तो अगर आपको इसका पूरा फायदा उठाना है तो लास्ट तक आप चलना। कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे मेरी तरफ से, आप इनको फॉलो करना, आपको काफी फायदा यहाँ पर मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग क्या है? अगर आपने आज तक निबंध नहीं लिखा है तो आज की क्लास के बाद मैं ये गारंटी देता हूं कि आप लिखने की कंडीशन में आ जाएंगे। बस आपको पेन उठाकर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, है ना। अब वो आपके बिहाफ में मैं नहीं कर सकता, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूं कि आप ऐसे राइटिंग कैसे कर सकते हो। आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे पेपर 2 के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी पार्ट का है तो वो है ऐसे, और 80 नंबर के आपके क्या आते हैं? ऐसे आते हैं, जो बहुत इजी पार्ट है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने वो सीख लिया तो इजीली आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख सकते हो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है और किसके द्वारा लाया जा रहा है? निहाल सिंह ठाकुर, यानी कि मेरे द्वारा। आज के टॉपिक यानी कि आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो किन किन मुद्दों पर फोकस्ड होगा। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या आता है आपका, ऐसे के अंदर किन किन बातों को आपकी पूछी जाती है, क्या क्या बातें उससे रिलेटेड, वो देखेंगे। फिर इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको क्या क्या लेने हैं ऐसे को सॉल्व करते टाइम, इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से आप लिखना चाहिए, अलग अलग तरीके उसके डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मेन बॉडी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगर कुछ भी बतानी है तो आप कैसे मेन बॉडी के अंदर पॉइंट्स लिख सकते हो, सारी बातें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन और कुछ अलग अलग सोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अलग अलग सोर्सेस क्या होंगे, ये बातें इनके ऊपर मुझे अभी डिस्कस करना है आप लोगों से। उसके बाद डूज एंड डोंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्क्स एनालिसिस आपको कम से कम कितना यहाँ पर टारगेट करना चाहिए, और लास्ट में पीवाईक्यू एनालिसिस की एक बुकलेट आपके लिए एक छोटा सा हमने फॉर्मेट तैयार किया है ताकि आपकी बहुत ज्यादा उसमें हेल्प हो। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे इन 7-8 टॉपिक्स पर आपसे बात करनी है। पहले एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है अटेंडेंस का। जो लोग कंटिन्यूअसली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उसको कुछ नहीं करना है, कमेंट के अंदर जितनी क्लासेस आपने अभी तक देख ली उसको सीक्वेंस से उसका नंबर डाल दो, ताकि मुझे आइडिया लगे आखिरी तक। देखते हैं 50 नंबर किसके पूरे होते हैं। तो मैं तो आ गया हूं 6वें दिन पर, आपका देख लो आप कौन से नंबर पर हो। उसके बाद इवेल्युएशन को लेकर मेरा प्लान ये है कि लाइव के अंदर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इवेल्युएशन के अंदर मैंने पिछली क्लास में बताया अगर हम कुछ प्लान लॉन्च भी करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए तो वो पेड होगा, फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सभी के आंसर्स को चेक करना। अगर कुछ मॉनिटरी वहां पर थोड़ा सा मोटिवेशन होगा तो ज्यादा अच्छे से हम भी काम कर पाएंगे। आप बुरा मत मानना, ऐसा नहीं है। आप कमेंट में बताना कि फिर भी आप इवेल्युएशन चाहते हो क्या, तो मुझे और थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाए और थोड़ा सा फिल्टर आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स कि हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए और एक्सपर्ट्स के द्वारा उनको चेक किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वो मैं ही खुद चेक करूंगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी, अगर आप अभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर एग्जाम में आपको काफी दिक्कतें आने वाली है, अभी से मैं बता देता हूं। उसके बाद कुछ डाउट्स हैं अगर आपके, जैसे कई सारे मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हर एक डाउट को हम कहां पर डिस्कस करेंगे, जो आपके लाइव सेशन शुरू होंगे परसों से। कल एक और क्लास हमारी बची हुई है ग्रामर की, उसके बाद हम लाइव सेशन पर शिफ्ट कर जाएंगे। उसके बाद अगर आपके मन में कोई टॉपिक्स है जिन पर आप डिस्कशन चाहते हो लाइव क्लासेस के अंदर, तो आप कमेंट में बता सकते हो, उन पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपके कुछ सजेशंस है क्या इस सीरीज को लेकर कि इसमें ये अमेंडमेंट्स होने चाहिए, अगर वो आप चाहते हैं तो आप हमें बता देना, हम उन पर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सजेशन को भी इनकलकेट करें। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा इस सीरीज को लेकर, क्या आपने कुछ सीखा, क्या इससे सीखा तो क्या सीखा, क्या पहले इस तरीके के वीडियोस आपने देखे थे क्या, और देखे थे तो उनमें और इस वीडियो में क्या डिफरेंस है, आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। उसके बाद कोई अदर आपकी समस्या है, व्यक्तिगत हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मैं उम्मीद करता हूं इसको आप ध्यान दोगे और आगे इसी तरीके से बढ़ोगे। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया क्योंकि लास्ट तक आप जाते नहीं हो, कई सारे स्टूडेंट हो सकता है बीच में छोड़ दें, तो इनके ऊपर मैंने पहले ही बता दिया। अब हमारे टॉपिक पर एक एक करके इन सारी बातों को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ऐसे की। तो ऐसे होता क्या है? ऐसे का मतलब मैं आप सभी को बता दूं, अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप देखोगे, मैं हमेशा क्लास के अंदर सबसे पहला इसका मीनिंग बता देता हूं। इसका मीनिंग मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि आप देखो हिंदी में याद करो, निबंध, नि
बंद। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे, आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, नी प्लस बंद, मतलब ऐसी कोई बात जिसके ऊपर कोई भी बंधन ना हो, यानी कि आपके विचारों के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी ऐसे गलत नहीं होता। आप जो पॉइंट लिखते हो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपने इतनी सारी पढ़ाई करी है, अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो वहां पर जो भी पॉइंट लिखा है वो गलत नहीं है। लेकिन ऐसे में नंबर कहां पर अच्छे मिलते हैं, वो पॉइंट गलत कुछ भी नहीं होता निबंध में, बात होती है बस वो कितना रिलेवेंट है। आपका ऐसे उस टॉपिक के जितना, मतलब आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो ऐसे के टॉपिक के जितने रिलेवेंट होगा उतने अच्छी आपकी मार्किंग होगी। तो आपको क्या करना है, बार बार जब भी ऐसे राइटिंग करो तो कम से कम 4 से 5 बार उस ऐसे के टाइटल को जरूर देखो। ये एक ट्रिक है जिस पर बहुत ज्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो बार बार उस टाइटल को देखना है ताकि आपके दिमाग में उसके अंदर क्या क्या डायमेंशन है वो ध्यान में रहे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे कि ये टॉपिक का जो मामला है वो इतना जरूरी क्यों है, तो इसको डिटेल से हम सारा डिकोड करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए क्लास में, आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बंधन कोई नहीं होता है, कोई भी बात गलत नहीं होती, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं गाना लिख के आ जाओगे, है ना, तो वो तो ऑब्वियसली गलत है। लेकिन आप अगर कुछ भी पढ़ा लिखा एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन बात किसकी आती है, आपको नंबर कहां पर मिलेंगे, जब आप जो लिख रहे हो वो कितना रेलेवेंट है। ठीक है, अलग टेक्निक्स ट्रिप्स के बारे में, अलग अलग टिप्स के बारे में बात करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर कुछ नहीं आता तो ऐसे आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। हाँ, और एक और बात, ये क्लासेस जो हैं उनको ज्यादा हेल्प करेगी जिन्होंने ऑलरेडी जीएस के सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करके रखा है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अगले साल सीएपीएफ का प्लान कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो और पूरा साल है, तो वो तो और आराम से देखो। मैं तो कह रहा हूं 0.5x की स्पीड से देखो, मजाक की बात है, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो नॉर्मल स्पीड से देखो और इसके नोट्स बनाते जाओ, या फिर फाइल पूरी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, और उनमें जो जो भी हम बात करें उनको अच्छे से आप अच्छे से उनके ऊपर थोड़ा सा सोचो और उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो आप जब भी राइटिंग करोगे तब। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं क्लास को। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, निबंध का मीनिंग क्या है। अब सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होता है। आपके ऑप्शन में कितने होंगे, 6 ऐसे होंगे। यहां पर आप देखो, मैं एक पीवाईक्यू खोल के बता देता हूं। सबसे पहले एक सेकंड, 2024 के अंदर आपसे ये 6 ऐसे पूछे गए थे, है ना। इन 6 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना होता। आप देखो, राइट एसेज ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, आपका जो पेपर 2 है वो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, और उसमें से 80 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, और 40 मार्क्स के क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने बोला था सबसे ज्यादा फोकस आपको इन 2 एरियाज पे करना है, लेकिन इन पे उनकी अच्छी कमांड होगी जिन्होंने पहले से जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, है ना। नॉलेज जिनका अच्छा होगा उसको ऐसे लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, साथ में क्लास की आज की क्लास में एक टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको ऐसे किस तरीके से लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या बातों को शामिल करना चाहिए। लेकिन उसके पहले ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे कि ऐसे होता क्या, उसके क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन होता है पेपर 2 के अंदर, ये एकमात्र जो पार्ट है ऐसे वाला, ये एकमात्र पार्ट है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये सारे पॉइंट्स आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, बहुत इजी है। अगर ये क्लासेस फॉलो करोगे आप तो ऐसे मत घबराना कि सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल रहा है। मैं बोल दो आपसे हिंदी में रहो ना, तो आपको यही काफी हेल्प करेगा। बस ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो और अपनी राइटिंग में शामिल करवाओ। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश ऐसे वाला जो पार्ट है वो आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आप स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपने हिंदी ऑप्ट करा है तो हिंदी में अटेम्प्ट करना, अगर इंग्लिश करा है तो इंग्लिश में। अगर आपने इंग्लिश करा हिंदी में कर दिया, फिर हिंदी अटेम्प्ट करा ऑप्ट करा और इंग्लिश में अटेम्प्ट कर दिया, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। शायद जो ऐसे होता है उसके लिए आपको 2 से 3 पेजेस मिलते हैं, 300 वर्ड्स की आपकी लिमिट होती है। ये आप देख लेना, कॉपी जो पहली क्लास थी उसमें मैंने फॉर्मेट बताया था, उसमें जाकर आप एक बार देख लेना। 300 वर्ड्स आपको क्या करना है, कम से कम यहां पर लिखना होता है। ठीक है, मैक्सिमम 300 वर्ड्स यहां पर आप लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम पैटर्न, 4 क्वेश्चन, 20 मार्क्स ईच, 3 पेजेस के आसपास आपके पास स्पेस होती है, प्रॉपर इनफ स्पेस होती है, आराम से आप लिख सकते हो उसमें। उसके बाद 300 वर्ड्स आपको लिखना होता है। चलिए, अब फॉर्मेट के अंदर बहुत सिंपल है, आपने कई सारे टीचर्स ने आपको बताया होगा कि इसका जो फॉर्मेट होता है एकदम आसान होता है। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है,
उसके बाद मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है ऐसे के अंदर, सबसे जरूरी बात कि इन स्टेप्स को आपको पहले फॉलो करना है। अगर इनको फॉलो करोगे तो ही आपका काम बनेगा। इसमें एक और बात मैं ऐड कर देता हूं, टाइम मैनेजमेंट होगा यहां पर वैसे आगे। चलो आगे देखेंगे। सबसे पहला काम आता है आपका अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द टॉपिक। कई सारे लोग क्या करते हैं, टॉपिक को ध्यान से पढ़ते नहीं और लिखना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे लिखते टाइम भी आपको बार बार, कम से कम 4 से 5 बार टॉपिक को जरूर देखना, उसको खोल के रखो पेपर को, ताकि आपके दिमाग में बार बार वो हिट होता रहे कि हाँ मेरे को टॉपिक के बाहर नहीं जाना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, निबंध एकदम खुला हुआ है, बिना बंधन के। अगर आपके दिमाग में कई सारे विचार आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर मामले को लेकर, आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आता रहेगा। लेकिन अगर वो आपके क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है तो आपको मार्किंग अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है कि बार बार टॉपिक पे ध्यान रखना है और उससे भटकना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। उसके बाद फाइंडिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। यहां पर अलग अलग डायमेंशंस आपको सोचना है। आपने एक सुना होगा, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम का एक शब्द बार बार सुना होगा। आप याद रखना, पेपर 2 के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो बात होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। और अगर आपने टाइम को खुद से मैनेज नहीं करा, मैं हमेशा बोलता हूं, एक डायलॉग है मेरा, अगर आपने टाइम को खुद से मैनेज नहीं करा तो टाइम आपको मैनेज कर देगा और बाहर कर देगा कंपटीशन से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ऐसे को आपने जितना टाइम एलोकेट करा है उससे थोड़ा सा भी ज्यादा लिया तो आपका ये समझ के चलना कि आपका कुछ ना कुछ पार्ट छूटेगा। और कई बार तो अगर आप ऐसे शुरुआत में शुरू कर दोगे तो आपका सबसे इजी वाला पार्ट जो कि ग्रामर है वही छूट जाएगा, जहां पर स्कोर करना सबसे आसान होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। टाइम पहले से हम डिसाइड करेंगे। आप कमेंट में बताओ, क्या आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक क्लास चाहिए क्या? वैसे मैं सोच रहा था उसको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी से अगर आप उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। उसका मैं अलग से 5, 10, 15 मिनट का एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना टाइम मैनेजमेंट, मैं उस पर ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये डायमेंशंस के ऊपर आपको क्या करना, पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ये भी मैं आगे समझाऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद अगली स्टेप होगी, एक आउटलाइन बना लो पहले से, है ना, कि इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे ये बात लिखनी है, बॉडी के अंदर ये पॉइंट्स बताने हैं, पॉजिटिव्स बताने हैं, नेगेटिव्स बताने हैं, चैलेंजेस बताने हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज बतानी है। अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आप बता सकते हो। तो इन सब के बारे में पहले से एक एक 2-2 पॉइंट आप शॉर्ट में एकदम लिख लो। इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपको काफी हेल्प करेगा। पहले से ही क्या करना है, आपको एक सिनॉप्सिस टाइप बना लेना है ना, एक रफ आइडिया ले लेना है कि मुझे ऐसे के अंदर ये सारी बातें शामिल करवानी, और जल्दी जल्दी फटाफट, वहां पर हैंडराइटिंग मत देखो, लास्ट में जो रफ वर्क वाली स्पेस रहेगी कॉपी के अंदर वहां पर बनाओ। ये काफी हेल्प करेगा। शुरू में आपको लगेगा 2-3 मिनट जा रहे हैं, लेकिन आपके 5 मिनट बचा भी देगा। क्योंकि कई बार अगर आप लिखते हो तो हम स्टक हो जाते हैं, बीच में आपको समझ में ही नहीं आता कि आगे क्या लिखूं, बीच में किसी पॉइंट पर आप रुक जाते हो और उसी में आपके 2-3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तो उससे रोकने के लिए, उससे वहां पर रुकने से बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले से ही जो ऐसे के अंदर क्या क्या आप बातें लिखने वाले हो उसकी एक आउटलाइन बना लो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर लिखना शुरू करो, है ना, आउटलाइन बन गई। उसके बाद पूरा का पूरा काम क्या है, लिखना शुरू करो, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। बाद में ऐसे को चाहो तो देख सकते हो, कुछ पॉइंट्स आपके छूट सकते हैं। वैसे एक बार लिख दिया तो फिर उसमें लिखने की जगह नहीं होगी, लेकिन ये वाला पॉइंट आप स्टार्टिंग में यहां पर जब आप आउटलाइन बना तभी एक बार देख लो कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट छूट तो नहीं रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 डायमेंशन आपके पूरे हो जाने चाहिए हर टॉपिक के अंदर। हर एक डायमेंशन के अंदर 3-4 सब टॉपिक्स आपके आ जाने चाहिए, तब आपका ऐसे कंप्लीट माना जाएगा। ये मैं आगे बताऊंगा कैसे ये कंप्लीट होगा। फिर इस तरीके से ये सारी की सारी स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहला क्या है, सबसे जरूरी है जो ऐसे है, जो क्वेश्चन है उसके मीनिंग को सही से समझना। अगर उसको आपने डिकोड नहीं करा तो हो सकता है कि आपका ऐसे अधूरा रहे और आपको ठीक से नंबर नहीं मिले। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आगे समझाऊंगा, या फिर अभी समझा देता हूं कि आपको ऐसे को कैसे डिकोड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये 2024 का पेपर है, इसमें आपके कई सारे टॉपिक्स हैं। मैं देखता हूं, सबसे पहला डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब मान लीजिए मैंने पढ़ा कि मेरे पास एक टॉपिक आया है डिजिटल इकोनॉमी में क्या क्या मेरे अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या चैलेंजेस है। तो एक जो सिंपल नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होगा, है ना, 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक नॉर्मल होगा और एक प्रो होगा आपकी तरह जो इस वीडियो को देख रहे हो। क्योंकि आप सभी को सब पता है, इस क्लास के बाद आपको कई सारी बातें पता होगी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इसका मीनिंग समझा दो, है ना। मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसका बता रहा हूं, वो क्या करेगा, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बता देगा,
इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो और चैलेंजेस। लेकिन एक जो प्रो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर आप सबसे पहले अच्छे से डिजिटल इकोनॉमी को समझाओगे, है ना, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डेटा दोगे, है ना। उसके बाद ये जो इंडिया की करंट स्टेज डिजिटल इकोनॉमी के मामले में इंडिया की जो करंट पोजीशन है उसके बारे में आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो कि दुनिया के जो टॉप 3 लीडर्स हैं डिजिटल इकोनॉमी के मामले में, उनमें इंडिया भी आता है यूएसए और चाइना के बाद। तो इससे आपका ऐसे थोड़ा सा सुंदर दिखेगा और एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि चलो इंडिया तीसरे नंबर पे तो पहुंच गया, कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें किन किन बातों का फायदा मिला। तो यहां तक पहुंचने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया के पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यहां पर डिजिटल इकोनॉमी की पेनिट्रेशन से रिलेटेड कुछ डेटा आप लिख सकते हो। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या किया, पहला स्टेप आपको वो बताना है। फिर आपको जाना है इधर अपॉर्चुनिटीज पर। अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास कई सारे हमारे सामने कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस भी है। फिर उन चैलेंजेस को आप एड्रेस करना, और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सरकार की कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में आप बता सकते हो। और गवर्नमेंट स्कीम्स के बताने के बाद अगर हमने इन सब बातों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया तो लास्ट में एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ आप ऐसे को एंड कर सकते हो। इसी तरीके से आपको वेरियस डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक के अंदर। सारी बातें आपसे वो पूछेंगे नहीं, यहां पर पूछा नहीं है कि गवर्नमेंट की स्कीम भी बतानी है, लेकिन आपको बतानी है ना। यहां पर पूछा नहीं है कि पॉजिटिव्स क्या है या फिर नेगेटिव्स क्या है, वैसे अपॉर्चुनिटीज का मतलब पॉजिटिव्स है और चैलेंजेस का मतलब नेगेटिव्स है, लेकिन कई बार ये भी नहीं पूछेगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट अगला टॉपिक है आपका। तो दुनिया में अगर शांति चाहिए तो उसमें नेशनल डिफेंस बजट का क्या रोल हो सकता है। तो क्या आपको इंडिया का डिफेंस बजट बताना है क्या यहां पर, नहीं। ग्लोबल पीस के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी देश का डिफेंस बजट कैसे काम करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको बताना है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा डिफेंस बजट होगा वो एक तरीके से डिटरेंस का काम करेगा। क्योंकि किसी देश का आपने देखा हो यूएसए का डिफेंस बजट बहुत ज्यादा होता है, चाइना का मतलब यूएसए से थोड़ा कम है लेकिन उनका भी अच्छा नंबर होता है, इंडिया का तो सबसे कम है इन तीनों कंट्रीज में। लेकिन बार बार हम बात करते हैं कि हमारा डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है आसपास जो हमारे बैठे हुए हैं वो लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं और वो हमारे लिए नए नए चैलेंजेस खड़े कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि विश्व शांति के लिए हमारे डिफेंस बजट की हमें जरूरत है, या फिर इसके नेगेटिव्स भी बताने चाहिए। कई सारे देश बिना डिफेंस बजट के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जापान का आप एग्जांपल दे सकते हो, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज का दे सकते हो कि वहां पर डिफेंस बजट का नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर कोई खतरा भी नहीं है उनको, है ना। बिना डिफेंस बजट के भी वो क्या कर रहे हैं, पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको दोनों साइड के जो डायमेंशन है उनको कवर करना पड़ेगा, तभी आपका ऐसे कंप्लीट माना जाएगा। फिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है, उनके क्या प्लान है, ये सारी बातें आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। इसी तरह किसी भी टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, डिकोड करोगे और फिर उसके अलग अलग डायमेंशन को एड्रेस करोगे, तभी आपका ऐसे कंप्लीट माना जाएगा, है ना। ट्राइबल रेजिस्टेंस इन कॉलोनियल रूल, है ना, ये आपका टॉपिक हो सकता है, इसको आप डिकोड करो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो क्या सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस ही बताना है क्या, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंस के साथ आज उसके ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनको लेकर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, सारी बातें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ऐसे के अंदर सबसे पहला काम होता है उस टॉपिक को समझना, उसके अंदर किन किन सब पॉइंट्स को आपको एड्रेस करना है उसके बारे में लिखना, और उन सब पॉइंट्स में क्या क्या हेडिंग्स आप लिख सकते हो, क्या क्या डायमेंशंस आप बना सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। शुरुआत के 2 से 3 मिनट आप लीजिए, 5 मिनट ले लो। लिखने की अगर प्रैक्टिस होगी तो 10 से 12 मिनट में आप 300 वर्ड्स बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपको पहले से ही एक स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, पहले से ही बना है कि ये पॉइंट्स मुझे लिखना है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में पूरा टाइम देना है, तभी आपका जो ऐसे या फिर जो ऐसे वाला पार्ट है या फिर पेपर 2 वाला पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक को अच्छे से समझना है और सारे जो उसके अंदर डायमेंशन निकल के आ सकते हैं उसको डिकोड करके उनको एड्रेस करना पड़ेगा, तभी आपका ऐसे कंप्लीट माना जाएगा। नहीं तो सिर्फ आप ये लिख के नहीं आ सकते ऐसे के अंदर, जैसे यहां पर पूछा हुआ है 2024 वाले में, एक सेकंड, कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहां पर तो सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है क्या, नहीं बताना है। उसके अलावा भी कई सारी चीजें कि उनके ऊपर चैलेंजेस क्या क्या है, उनको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है ना। उसके बाद सरकार की क्या स्कीमें हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स हम लगा रहे हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और दूसरी बात, ये टॉपिक्स आते कहां से,
एक क्वेश्चन आपका हो सकता है ना, वो मैं आगे एड्रेस करूंगा वैसे, लेकिन यहीं पर बता देता हूं। इसी के अंदर एक टॉपिक है आपका कि ये जो अलग अलग टॉपिक्स आपको ऐसे के अंदर पूछे जाते हैं, इनका सोर्स क्या होता होगा, एग्जामिनर क्यों अचानक से कोई भी टॉपिक पूछ लेता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, करंट अफेयर्स में जो भी बातें ज्यादा डिस्कस की जा रही है, ज्यादा चांसेस हैं कि उसके ऊपर आपको ऐसे लिखने को मिले, है ना। जैसे इस साल भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो लगातार न्यूज में होंगे। अब एक बार मैं डिकोड करूंगा लास्ट में कि ये जो 2024 या 2023 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके आने का क्या कारण हो सकता है, क्यों वही टॉपिक आए। वैसे 50 चीजें थी, कुछ भी आ सकती थी। तो हमें ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स में कुछ इश्यूज होते हैं जो पिछले एक साल में लगातार रिलेवेंट होते हैं, तो उन्हीं में से कुछ आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इस साल भी हमारी जो ये सीरीज है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। उसका मैं आपको एक आउटलाइन बना के दे दूंगा, उसी को आप रिवाइज करके चले जाना। वो डायमेंशन आप अलग अलग टॉपिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं वही टॉपिक आए तो उसको यूज करो, अलग अलग तरीके से उसको लिखना मैं आज आपको समझाऊंगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं सेशन को, काफी डिस्कशन इसके ऊपर हमने कर लिया। अब सबसे पहला पार्ट आता है एसे के अंदर इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि लिखना शुरू कैसे करें। हमारे ऑफलाइन बैच में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक लिखा ही नहीं था, आंसर राइटिंग करी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहला चैलेंज उनको यही दिया था कि लिखना शुरू करो, जैसा आ रहा है वैसा लिखो, देख देख कर लिखो, लेकिन आपका पहला टारगेट क्या है, लिखना शुरू करना। मैं उनको कुछ टॉपिक्स देता था और वो लगातार लिखते थे। अब आज लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, लेकिन वो इतना अच्छा, इतने इंप्रूव कर गए कि कई बार जो टॉपर्स की कॉपी और उनको मैच करोगे तो आपको लगेगा कि यार इन्होंने बहुत अच्छा लिख दिया है ना। ऑब्वियसली बात है, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करके लिख रहे हैं, लेकिन शुरुआत इसी तरीके से आपको करनी है। घबराना नहीं है, बिना देखे लिखने का मत सोचो, लिखने का सोचो, किसी भी तरीके से लिखो, शुरुआत आपकी ऐसी होती है ना। चलिए अब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन करने के, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला, आप किसी स्टोरी या फिर एनेक्डोट, है ना, पुरानी स्टोरी से शुरू कर सकते हो। जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर मान लो कोई ऐसे आया, तो अभी जो केपटाउन शहर है साउथ अफ्रीका का, वहां पर हर साल ग्राउंड जीरो हो जाता है, ऐसा कुछ टर्म वो यूज करते हैं, या फिर वाटर जीरो, ऐसा मतलब पानी वहां पर जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार कम हो रहा है और वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला है कि वहां के लोगों को उसके बारे में जागरूकता रहे, है ना। तो उससे रिलेटेड आप स्टोरी बता सकते हो। क्लाइमेट चेंज की कई बार भी बात आए तो मालदीव्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि आने वाले कुछ टाइम पे मालदीव्स, बांग्लादेश और इंडिया का भी कई सारा जो कोस्टल रीजन है वो समुद्र के अंदर चले जाएगा, है ना। तो इस तरीके की स्टोरीज से आप बता सकते हो। कोई कोटेशन आप दे सकते हो, है ना। जैसे मान लो लड़ाई के ऊपर कोई युद्ध आता है, तो एक गांधी जी का बहुत फेमस कोट है, वो एक आंख से मतलब एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा कुछ कोट है, आप उसको यहां पर मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में कोटेशन, एनेक्डोट या फिर किसी स्टोरी के थ्रू शुरुआत कर सकते हो। कोई डेटा, रिपोर्ट या फैक्ट्स बता सकते हो। जैसे अभी आज मैं एग्जांपल दूंगा, वहां पर इसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे। कोई नेगेटिव इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोई ऐसे आता है, तो आप बता सकते हो कि आज के टाइम पर एआई की वजह से कई सारे हमारे सामने चैलेंजेस हैं, फ्रॉड्स के, है ना, साइबर ठगी हो जाती है, कई सारे लोगों के पैसे लूट लिए जाते हैं, उसकी कुछ आप स्टोरी बता सकते हो। नेगेटिव इंट्रोडक्शन इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो। फिर कॉन्ट्रास्ट योर ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कुछ ने कुछ झेला हुआ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए आप पहाड़ों में रहते हो, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के हो, और डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ऐसे आ गया, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या क्या उसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं आपके एरिया में, आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, अचानक से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, बारिश बहुत तेजी से हो जाती है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है ना, एवलांश कभी भी गिर जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपनी स्टोरी वहां पर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइटल, सबसे आसान तरीका, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो टाइटल है उसके अंदर जो भी हेडिंग है उसी को एक्सप्लेन कर दो। फॉर एग्जांपल डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर अगर ऐसे आया है तो ये बता दो कि डिजिटल इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है। बस ये बता के आप ऐसे को आगे बढ़ा सकते हो। फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप बता सकते हो, है ना। कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स को लेकर मान लो कोई टॉपिक है, तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो कि आपको कोई आइडिया भी है कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स का कल्चर कितना बढ़ रहा है ना। तो उसको फिर उसी क्वेश्चन को आप उसी इंट्रोडक्शन में एड्रेस कर दो, है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आईपीएल हो रहा है, डब्ल्यूपीएल हो रहा है, अलग अलग लीग्स हो रही है, रीजनल लीग्स हो रही है, सेलिब्रिटी लीग्स हो रही है। इस वजह से कई सारे लोगों को चांस मिल रहा है, जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको खेलने का मौका मिल रहा है और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कमाने का मौका मिल रहा है। और एक कहावत
जो पहले बहुत ज्यादा चलती थी हमारे देश के अंदर कि खेलोगे कूदोगे नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो उसको हमने एक तरीके से क्या कर दिया, डिफाई कर दिया है। आज के टाइम पर जो खेलने वाले लोग हैं अच्छे से अपने माइंड को भी फिट रखते हैं, बॉडी को भी फिट रखते हैं और अच्छा अमाउंट भी वो कमाते हैं, मतलब अपने करियर में सक्सेसफुल वो बने बैठे। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स पर अगर आप कुछ एग्जांपल सर्च कर लेना है ना, सारी बातें यहां पर समझाना पॉसिबल नहीं है, तो आप कुछ मत करो, गूगल पर जाओ तो ऐसे का इंट्रोडक्शन थ्रू एनेक्डोट या फिर स्टोरी इस तरीके से आप सर्च कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ वहां पर सैंपल्स मिल जाएंगे। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किसी भी टॉपिक को किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। वहीं पर आप कोट्स, डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट्स, नेगेटिव इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रास्ट, योर ओन एक्सपीरियंस या फिर टाइटल को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सारी बातें आपको वहां पर मिल जाएगी। मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि अलग अलग कई सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा मेन बॉडी, और मेन बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ऐसे का यही होता है कि आपने यहां पर जितने अच्छे से परफॉर्मेंस दी है उतने ही ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। नॉर्मली ऐसे के अंदर अभी मार्किंग के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा कि नॉर्मली कितने नंबर्स आपको मिलते हैं, कितने आप इजीली गेन कर सकते हो, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका कुछ छूट रहा है ना, कोई पॉइंट छूट रहा है, कोई क्वेश्चन छूट रहा है और लास्ट में कैसे उसको कवर अप करना है कम से कम टाइम में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मेन बॉडी के अंदर क्या क्या आएगा। तो मेन बॉडी के अंदर कुछ नहीं, जो भी आपने जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े, कुछ अगर याद नहीं आ रहा है तो बस इसके बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप क्या क्या सोच सकते हो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, वही आपको बताना है ना। जीएस के अंदर हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री होता है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, सोसाइटी, फिर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। इन्हीं के ऊपर आपको क्या करना है, अगर कुछ पॉइंट वहां पर आप फिट कुछ उस टॉपिक से रिलेवेंट है तो उन्हीं के बारे में एक एक पॉइंट लिख दो बस। और अगर आपके पास एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड इन एक दो या तीन में, तो फिर आपके ऊपर सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे वहां पर मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं उनको लिखना है विद एग्जाम्पल्स, है ना। कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर सैंपल्स भेज दो, तो यहां पर लिखवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको हमारे जो स्टूडेंट्स लगातार हमें लिखकर जो भेजते हैं वो जो कुछ कॉपीज है वो अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग करना है, आर्गुमेंट कैसे करना है, ऐसे आप कैसे लिख सकते हो, सारी बातें वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये आपका मेन बॉडी हो गया। और मेन बॉडी में सबसे अच्छा तरीका होता है जो हमने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर देखा था, 4WH वाला तरीका, कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये 4-5 पॉइंट पे लिख दो। फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका ऐसे आ गया, तो कुछ मत लिखो, ये बता दो बस ये होता क्या है ना, इससे रिलेटेड कहां कहां पर इस्तेमाल हो सकता है इसका अच्छे से, ये क्यों जरूरी है आज के टाइम पर, कैसे जरूरी है, क्या क्या चीजें सरकार क्या इंप्लीमेंट कर रही है, इसको लाने के लिए सरकार के क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या फायदा हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव बता दो, और व्हेन, है ना। तो ये सारी बातें 4WH वाले फॉर्मूले से आप इसको बता सकते हो। ये भी बहुत आसान तरीका होता है कि अगर आपको मेन बॉडी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये सारे डायमेंशन आपके क्लियर होने चाहिए। याद रखना, जिसका जीएस जितना बेहतर होगा ऐसे राइटिंग के अंदर और आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको कोशिश करना है कि आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, उनके ऊपर आपकी कमांड बहुत ज्यादा अच्छी हो, वहां पर आपका इनडायरेक्टली उसका फायदा आपको पेपर 2 के अंदर देखने को मिलेगा। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिखकर कि हाँ सर मेरे जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड है, और अब जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो उनका फायदा भी मेरे को मिल रहा है। अलग अलग डायमेंशन आपके लिए सोचना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 4WH याद रखो, और लास्ट में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताकर आप अपने ऐसे को खत्म कर सकते हो कंक्लूजन के साथ। और फिर लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंक्लूजन, है ना। इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी में क्या क्या लिखना वो हो गया, अभी मैं सैंपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को कैसे लिखना है, या तो आप सॉल्यूशन बता दो, है ना, या फिर जो भी आपने कुछ समस्या बताई है ना, उसके कुछ पॉसिबल डेंजर बता दो कि आपको कहां पर क्वेश्चन मेंटेन करने की जरूरत है ना, उस सावधानी रखने की जरूरत है वो बता दो। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो लास्ट में कंक्लूड करते टाइम आप बता सकते हो कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, अगर इन पर हमने फोकस नहीं करा तो हो सकता है इंडिया को ये नुकसान हो जाए।
और इससे आप ऐसे को एंड भी कर सकते हो। उसके बाद कोई पोयम या फिर फेमस कोटेशन के साथ आप ऐसे को एंड कर सकते हो। कोटेशन के मामले में मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंजर्वेटिव हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि 300 वर्ड्स में आप कोटेशन के साथ ऐसे शुरू नहीं कर सकते, लेकिन एंड में कंक्लूजन के टाइम अगर उससे रिलेवेंट, किसी टॉपिक से रिलेवेंट आपके पास कोई कोटेशन है तो आप उसको जरूर मेंशन करिए। ये आपके लिए अच्छा इंपैक्ट वहां पर डालेगा एग्जामिनर के ऊपर, है ना। उसके बाद जो भी कंक्लूजन है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टाइटल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन बता दो जो थोड़ी पॉजिटिव हो, यानी कि वे फॉरवर्ड टाइप, है ना। उसके बाद कभी भी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना, इस बात का एकदम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप खुद सरकार का हिस्सा बनोगे, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने जाओगे, तो वहां पर आपको इस बात का एकदम ध्यान रखना है कि गलती से भी सरकार को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है ना। आप बिल्कुल सरकार को एक सटल तरीके से बिना ज्यादा अग्रेसिव हुए कुछ ना कुछ उनकी कमियां बता सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद उन्हीं का पार्ट बनने जा रहे हो, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सरकार जो भी पॉलिसीज लाती है वो उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, उसमें कुछ खामियां निकल जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको बिल्कुल अंधे होकर क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपको किसी का मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करना है। हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी सरकार से मैच ना करती हो, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को ऐसे राइटिंग के अंदर बीच में बिल्कुल नहीं लाना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मतलब बिल्कुल लिखना नहीं है। जैसे कोई भी ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जिस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो सकता है सरकार का, तो उसको आपको लिखने से बचना है ना। कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जैसे धार्मिक मुद्दा है, कोई धर्म को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, तो आपको ऐसे टॉपिक का पॉइंट डालने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर उसी विचारधारा के अगेंस्ट होगा, उसकी जो आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस कंडीशन में मार्किंग के मामले में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी 100% न्यूट्रल नहीं होता, कहीं ना कहीं पर उसकी आइडियोलॉजी बीच में आ जाएगी और उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन या फिर पूरे एसे में या फिर पेपर 2 की राइटिंग में इस बात का खासा ध्यान रखना है कि जो भी आपकी आइडियोलॉजी है वो बीच में ना आए। उसके बाद फॉरवर्ड लुकिंग आपका कंक्लूजन होना चाहिए, है ना। अगर कितनी भी बड़ी समस्या है, आपको एंड उसका किसी पॉजिटिव नोट के साथ करना है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब है, उससे जापान को नुकसान हुआ है, लेकिन आपको यह बताना है कि हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक डिटरेंट का काम करता है, और अगर इसका अच्छे से इस्तेमाल हो तो हम हमारे देश के अंदर क्लीन एनर्जी इससे जनरेट कर सकते हैं, है ना, और हमें यही करना चाहिए। तो इस तरीके के पॉजिटिव एंड के साथ, फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन के साथ आप अपने ऐसे को एंड कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमने कर ली कंक्लूजन की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो ऐसे होता है इसको करें कैसे, इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी जो सोर्स होता है नॉलेज का, वो है आपके जीएस के वेरियस सब्जेक्ट्स। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, जितनी अच्छी इनके ऊपर आपकी कमांड होगी, जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे पेपर 2 के अंदर आपको मार्क्स मिलेंगे, उतना अच्छा ऐसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आप सॉल्व कर पाओगे। तो जीएस के ऊपर अच्छी कमांड प्लस करंट अफेयर्स में उसका थोड़ा सा, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा तड़का, अगर ये दोनों मिक्स हो गई तो आपके एसे के अंदर मैं कह रहा हूं 40+ मार्क्स आएंगे। और 40+ आ गए तो हमारा जो 100 का टारगेट है वो इजीली अचीवेबल है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स के लिए आप अलग अलग किसी न्यूज़पेपर को या फिर अलग अलग जो मैगजीन्स होती है, यहां पर आपको ध्यान रखना पेपर 2 के लिए जो जीएस की आपकी वेरियस मैगजीन्स होती है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स की, जैसे विजन, इनसाइट्स वगैरह, उनकी कोचिंग्स के मटेरियल को आप रेफर कर सकते हैं। उनकी जो करंट अफेयर्स की बुकलेट आती है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स में आपको एक जगह कंपाइल्ड मिल जाएगा, और जो भी रेलेवेंट टॉपिक है अलग अलग थीम्स के साथ वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर, डेली आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स से अपने आप को, अपने जो नॉलेज है उसको सप्लीमेंट करना है, और बार बार उसकी प्रैक्टिस करना है लिखने के साथ, ठीक है। तो ये अगर आपने कर लिया तो फिर आपका जो ऐसे वो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। कुछ डोंट्स हैं, यानी कि कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। फॉलो द फॉर्मेट, उससे बाहर नहीं जाना है। जो मैंने सारी बातें स्टार्टिंग में बताई कि मीनिंग को ध्यान से देखो, उससे भटको मत, है ना। ज्यादा नहीं लिखना है, 300 वर्ड्स की जो लिमिट है इसको क्रॉस नहीं करना। अगर इसको क्रॉस करोगे तो वहां पर आपके नंबर, मतलब दूसरे जो पार्ट है वो छूट जाएंगे, और अगर कोई भी एक हिस्सा छूटा तो ये मान के चलो कि आप एग्जाम में क्लियर होने की रेस से बाहर हो गए, है ना। तो आपको इफेक्टिवली ये ध्यान रखना है कि आपको 200 नंबर का जो पूरा पेपर है वो अटेम्प्ट करके आना है किसी भी कीमत पर। उसकी चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े, चाहे हाथ टूट जाए एग्जाम के पहले तक, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। 50 दिन काफी होते, 50 से थोड़े से कम बचे अब तो, लेकिन इतने दिनों में भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद गलती से भी गलत डेटा का इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर अप्रोक्स जैसे वर्ड्स आप यूज करा करो, है ना, या फिर अराउंड हो गया, मिनिमम,
मैक्सिमम, अप टू, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करके आप कोई भी डेटा दे सकते हो। तो वहां पर एग्जैक्टली आपको सही होना आपके लिए इतना कंपलसरी नहीं होगा। उसके अराउंड आप अपने वर्ड्स मतलब वर्ड प्ले कर सकते हो ना, आप शब्दों के साथ खेलना इसी को बोलते हैं कि एग्जैक्ट पता नहीं है फिर भी आपने कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता दी। फिर आपकी स्पेस को वाइजली यूज करना है, बहुत ध्यान से यूज करना है। स्पेस का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने 300 वर्ड्स के ऐसे के अंदर अगर गलती से 10-10 शब्द भी ज्यादा लिख दिए, मान लो 300 की लिमिट है और 310 शब्द लिखे, तो आप ये मान के चलो कि आपका कोई पार्ट छूटेगा। तो इसके बजाय आप क्या करो, 300 की जगह 285 के आसपास अपना टारगेट लिखो। प्रैक्टिस ऐसे ही करो कि आपको ज्यादा लिखने के बजाय कम लिखने की आदत बने, है ना। और अगर 285 वर्ड आपने लिखे तो 4 ऐसे और 2 आर्ग्यूमेंट में आपने 15 6 जा 90, तो लगभग आधा जो आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपने छोड़ ही दिया एक तरीके से, इतने शब्द बचा लिए। और इतने शब्द बचाने का मतलब है आपने 10 मिनट बचा लिए आपके ऐसे पूरे पेपर 2 के अंदर। और 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर 2 में। तो हर जगह आपको शब्दों की कटौती करनी है, इतनी करनी है कि उसका ज्यादा इफेक्ट ना पड़े एग्जामिनर के ऊपर और सारे डायमेंशंस भी आपके कवर हो। ऐसा नहीं करना है कि शब्द बचाने के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट डायमेंशन ही आप खा गए, मतलब उसको छोड़ दिया। तो ये गलती नहीं करना है, स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अगर कहीं जरूरत लगती है कि कोई बात आप अच्छे से समझा सकते हो किसी फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू, तो आप बता सकते हो। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर अगर आपने ज्यादा बड़े फ्लो चार्ट, मतलब नॉर्मली अगर आपको फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका कॉपी का पेज है ना, कोई बात आप एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना, उसमें इधर के साइड आप या फिर छोटा सा बॉक्स बनाकर कोई फ्लो चार्ट कहीं पर भी बना सकते हो, है ना। बीच में तो ऐसे नहीं बनेगा, साइड में, और इधर उधर आप पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लिखना जरूरी होगा, है ना। तो इधर बना दो, इधर बना दो, कहीं पर भी, लेकिन ये वाला पार्ट आपकी इंफॉर्मेशन से भरा होना चाहिए, तभी आपका जो फ्लो चार्ट वगैरह वो काम का रहेगा। नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये तो कुछ इसको आ नहीं रहा था तो फ्लो चार्ट बना के चले गया, है ना। लास्ट में फ्लो चार्ट का कहां पर आपको कंपल्सरीली यूज करना है वो भी आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर कोई भी हेडिंग्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हेडिंग्स आप जीएस की कोई आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, आप ऐसे नहीं करोगे इंट्रोडक्शन पहले हेडिंग बनाई फिर उसमें इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मेन बॉडी बना दी उसमें अलग अलग डायमेंशन उनकी हेडिंग लिखी। ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरा फ्लो मेंटेन करके चलना है। पैराग्राफ्स के अंदर आपको ऐसे कवर करना है, लगना नहीं चाहिए कि आपने हेडिंग दी है लेकिन हेडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। पढ़ने पे समझ में आना चाहिए ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद यहाँ पर मेन बॉडी शुरू हो रही है, फिर उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट है, सरकार की स्कीमें आ रही है, वे फॉरवर्ड आ रहा है और लास्ट में कंक्लूजन आ रहा है। तो ये प्रॉपर लिखने पे आपको समझ में आएगा। कुछ सैंपल्स आप देख लेना, आपको आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा। फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है सरकार को और सरकार की पॉलिसीज को, क्योंकि आप खुद किसका पार्ट बनने जा रहे हो, सरकार के पार्ट। आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। एनालाइज करना है, क्रिटिसाइज एकदम ब्लंटली अंधे होकर नहीं करना है। मार्क्स अगर हम देखें तो ऐसे के अंदर आपने अगर बेसिक सिर्फ ऐसे को अटेम्प्ट करके भी आ गए, फॉर्मेट वगैरह को ठीक से फॉलो कर लिया, तो आपको 5 से 8 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, है ना, बेसिक डायमेंशन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको प्रॉपर मतलब 5 से 6 नंबर आपको मिलेंगे ना, 5 से 6। आपने बहुत ही ज्यादा खराब लिखा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होगी, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, तो आपको बहुत ज्यादा खराब मार्किंग मिलेगी और इस कैटेगरी में आप आए मतलब आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो। और इसके ऊपर जितने आप जा सकते हो, है ना, मेरा यह मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे 10 15 20 ऐसे अगर आपने लिख लिए तो इजीली आपको 10 नंबर के आसपास मिलेंगे, मतलब 8 से ज्यादा तो मिलेंगे। अब 8 से ज्यादा अगर आप 10 के क्रॉस कर गए और इफेक्टिवली 4 ऐसे के अंदर हर ऐसे में आपको 10-10 नंबर या उससे ज्यादा मिल गए, तो 45 के आसपास अगर आपका टारगेट आ गया ऐसे के अंदर, तो ये मान के चलो कि 100 नंबर का जो टारगेट है पेपर 2 के अंदर वो इजीली आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। जो बेस्ट एसेज होते हैं वो 8 से 10 नंबर उनको मिलते हैं, कई बार 10 से ज्यादा भी कई सारे जो टॉपर्स हैं उनको मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडीज को प्लान कर सकते हो कि कैसे मैं 10 के आसपास पहुंचूं। और 10 के आसपास पहुंचे में प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो आपकी क्लैरिटी वो ठीक से होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरी तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो, लेकिन हैंडराइटिंग का यहाँ पर सिर्फ इतना ही रोल है कि अगर आप जो भी ऐसे लिखो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ने में आना चाहिए बस, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग होती है कि जो लिखा है उसी को समझ में नहीं आ रहा। जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं क्या करता हूं, 2 मैंने ट्रिक्स मतलब मुझे बताया था किसी ने कि आप कुछ मत करो, आपकी अगर हैंडराइटिंग खराब है तो आप उसमें 2 बातों का ध्यान रखो कि ये जो आपकी कॉपी है, पहली बात तो इसको सुंदर दिखाना है, एग्जामिनर का काम आसान करना है ना। तो इसको क्या करो, आप जो वर्ड टू वर्ड डिस्टेंस है ये प्रॉपर मेंटेन करके चलो, शब्दों के बीच में अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए और लाइन टू लाइन डिस्टेंस भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर
अलाइनमेंट को आप ध्यान दो, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि नहीं, जब भी आपका पैराग्राफ खत्म हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा पैराग्राफ खत्म हो गया तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका यहीं से शुरू होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर फ्लो मेंटेन कर सकते हो, हैंडराइटिंग अच्छी दिखा सकते हो, अच्छा प्रेजेंटेबल आपका ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप, फिर आपका तीसरा पैराग्राफ इसी अलाइनमेंट के साथ शुरू होना चाहिए। तो अब आप देखो प्रॉपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स अलग अलग लिखे। ऑब्वियसली लिखे नहीं है, आपको समझाने के लिए बस एक छोटा सा रफ इमेज बनाने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर वर्ड टू वर्ड डिस्टेंस लेके चलोगे और लाइंस के बीच में आपका प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो खराब होने के बाद भी पढ़ने में आ जाएगी। और दूसरा काम, बराबर आपको हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करके चलना है ना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर करो। याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे सर भी मुझे समझाते थे कि आपको एग्जामिनर का काम आसान बनाना है, जितना उसका काम इजी होगा उतने आपकी अच्छी मार्किंग होगी। तो अगर आप में कोई हेडिंग वगैरह यूज कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हो, कोई सरकार के मतलब कोई ऐसे से रिलेटेड अलग डायमेंशन बता रहे हो, तो जो वो आपका डायमेंशन है उसको अंदर उस कीवर्ड को आप क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। कोई अच्छी टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की कहीं पर बात कर रहे हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, इस तरीके के कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो तो उनको जरूर अंडरलाइन करो। कोई सरकार की स्कीम बताओ, कोई फैक्ट बताओ, कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बताओ, तो वहां पर अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अंडरलाइन कितना करना है। अब कई बार होता है पूरा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, उसमें से कैसे पहचाने। तो आप एक नियम याद रखो कि आपके पूरे पेज का मैक्सिमम 15% पार्ट ही अंडरलाइन होना चाहिए, है ना, तभी वो ज्यादा इफेक्टिव यानी कि कारगर होगा। नहीं तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा और फिर उसका नेगेटिव इंप्रेशन भी आ जाएगा अगर आपने सारी बातों को अंडरलाइन कर दिया तो याद रखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे आएगा। ये लगातार आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे किन किन बातों को अंडरलाइन करना है। और जो ऐसे लगातार लिख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो मेरी बात से एग्री भी करेंगे। चलिए, उसके बाद अब सीधे से चलते हैं। ये सारी इससे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, फॉर्मेट कैसा होता है ये बता दिया, फिर इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या लेने, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, मेन बॉडी के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सारे सब्जेक्ट को याद करो और उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट दिमाग के अंदर आ रहा है उसको लिख दो और उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल बता दो। तो आपकी मेन बॉडी कंप्लीट हो गई, कंक्लूजन हो गया। और लास्ट में इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया कि आपके पढ़ाई के सोर्सेज क्या क्या होंगे, फिर कुछ डूज एंड डोंट्स, मार्क्स एनालिसिस क्या होता है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अभी तक जितने भी अलग अलग सालों के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक फाइल भी अवेलेबल करवाऊंगा, है ना, कि उसको आपको देखकर एक अंदाजा लगेगा कि कौन सा पार्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं। ये 2024 के आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं सब कुछ पढ़ के नहीं बताऊंगा। सबसे पहला है आपका डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, है ना। बस आप इतना देखो कि ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है, जो जीएस में आप पढ़ रहे हो उससे बाहर तो नहीं जा रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी वाला पार्ट है और उसको डिजिटल कीवर्ड के साथ यहाँ पर ऐड करा है। इसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या चैलेंजेस है। तो जो पहला आपका टॉपिक है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इकोनॉमी। तो आप जीएस का जो पेपर होता है पेपर 1, उसके अंदर इकोनॉमी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो बिल्कुल पढ़ते हो। और साथ में करंट अफेयर से लिंक्ड है, क्योंकि बार बार हमारे साथ हर बार डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर कोई ना कोई डिबेट डिस्कशन हमारे देश में होता रहता है। उसके बाद ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। पिछले साल मतलब पिछले कई सालों से रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, इंडिया पाकिस्तान का भी इशू एस्केलेट हो गया था। जो चाइना है वो तिब्बत पर हमला करने की बात करता है। यूएसए लगातार मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों की मदद करता रहता है और अलग अलग देशों को टारगेट बनाता रहता है। तो इन सब मामलों के बीच में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसा आ गया कि दुनिया में शांति और नेशनल डिफेंस बजट का क्या रेलेवेंस है, तो है ना। तो ये वाला जो पार्ट है आप इकोनॉमी प्लस आईआर से रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन। अगर वहां पर आपने अच्छे से चीजों को पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। तो अगर आपकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है, हिस्ट्री के अंदर अगर ट्राइबल रेजिस्टेंस वाला पार्ट आपने अच्छे से कवर कर रखा है, अलग अलग विद्रोहों के बारे में आपको पता है, तो वो आप यहां पर बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर एसे को भी लिख सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ये लगातार आप पढ़ते रहते हो। पिछले साल क्या हुआ था कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट थे
उसके एक बहुत बड़े हिस्से को कटाने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उनको वहां पर सड़कें वगैरह बनानी थी, मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी थी। और आप सभी जानते हो कि अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट है उनको दुनिया का फेफड़ा, यानी कि हमारी पूरी दुनिया का लंग्स कहा जाता है। जो और लंग्स किस काम में आते हैं, आपको सांस मतलब अच्छी सांस लेने में हेल्प करता है। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो गया, यहां पर कटाई हुई और उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस, भारत में अंग्रेजी व्यतिक्रम अथवा भिन्नता। तो अंग्रेजी की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है हमारे देश में, क्या डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्या? ये भी लगातार लैंग्वेज का इश्यू हमारे देश में चलता रहता है। इंग्लिश पर फोकस करें कि हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उन पर फोकस करें, ये लगातार मुद्दा चलता रहता है। इस पर भी आपको ऐसे पूछा गया था। उसके बाद ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज के टाइम पर ट्राइबल कल्चर्स का क्या इंपॉर्टेंस है ना, उसके ऊपर यह टॉपिक आपसे पूछा गया है। ग्लोबलाइजेशन की एज में ट्राइबल कल्चर्स के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी आप बता सकते हो, इनकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। फॉर एग्जांपल चैलेंजेस क्या है कि आज के टाइम पर जो पुरानी किताबें, पुरानी उनकी लिपियां हैं, पुराने उनके इलाजों के तरीके हैं, वो लगातार क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। जो ये देशी, आपने सुना होगा जो लोकल एक गोवा में बहुत फेमस वहां की फैनी है, वहां की जो लोकल शराब है वो बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती है। ऐसे ही हमारे एरिया में जहां पर मैं रहता हूं वहां पर महुआ से शराब बनती है, मतलब थोड़ा सा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो एज अ मेडिसिन यूज होती है। कई सारे लोग जब बीमार होते हैं, हमारे यहाँ पर जो भील और जो कोरकू ट्राइब है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो उससे ठीक भी हो जाते हैं। तो उसके मेडिकल जो इंप्लीकेशंस हैं वो आप बता सकते हो कि ये लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। फिर सरकार की कुछ स्कीमें बता दो, सरकार कहां पर ध्यान दे रही है, और आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर इनका क्या इंपैक्ट है। तो जो हमारी अंडमान एंड निकोबार में आपने कई सारी ट्राइब्स देखी है, तो उनके बारे में अगर आपको पता हो तो 2004 में सुनामी आई थी और कई सारे लोग उसमें मर गए थे, ओडिशा जैसी जगहों पर नहीं बच पाए, लेकिन अंडमान एंड निकोबार की जो ट्राइब्स हैं उन्होंने खुद को बचा लिया था। तो क्या उनकी टेक्निक्स होगी कि वो इतने बड़ी आपदाओं से भी अपने आप को बचा लेते हैं, है ना? या फिर कोविड-19 जैसी जो पेंडेमिक आई थी उसमें भी उनको कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा? उनके तरीकों को हम आज के ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर भी यूज कर सकते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी बातें आपको यहां पर बतानी थी। इसी तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ऐसे आते हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो जो जीएस के अंदर आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उन्हीं को आपको लिखना होता है, लेकिन तड़का किसका लगेगा? करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। जितना अच्छी आपकी कमांड होगी उसके ऊपर उतना अच्छा आप ऐसे लिख पाओगे। तो इस बात का आपको एकदम ध्यान रखना है। ये हर टॉपिक को मैं डिकोड नहीं करूंगा, इसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ लास्ट में यहां पर ऐड कर दी है। आप देखो ये सारे आपको पीवाईक्यूज हैं, इसी फाइल के अंदर मिल जाएंगे। और पीवाईक्यूज के बाद लास्ट में मैंने आपको क्या करा है, यहां पर आप देखो जो ऐसे राइटिंग है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनके बारे में यहां पर मेंशन करा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, सिक्योरिटी, कल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स और मिसलेनियस। इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके ऐसे पूछे जा चुके हैं। और इनके अंदर किन किन थीम के ऊपर पूछे गए एक बार मैं फटाक से पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहले अगर सिक्योरिटी बात करें तो डिफेंस बजट, साइबर सिक्योरिटी, आर्म फोर्सेस एंड देयर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इन्फिल्ट्रेशन हमारे देश के अंदर होता है, इमर्जिंग थ्रेट्स क्या क्या है हमारे बॉर्डर के ऊपर, इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडियाज बॉर्डर एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, आर्म फोर्सेस एंड नेशनल बिल्डिंग, चाइना एंड पाक वर्सेस इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स किससे रिलेटेड थे? ये सिक्योरिटी से रिलेटेड थे। और लगातार आपसे सिक्योरिटी के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक पूछा जाता है। तो सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसको अच्छे से आपको कवर करना है। उसके बाद कल्चर के ऊपर इंग्लिश इन इंडिया, ट्राइबल कल्चर, इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। उसके बाद इकोनॉमी में डिजिटल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, डेट ट्रैप इन चाइना, अनएम्प्लॉयमेंट, कैशलेस इकोनॉमी, इंडिया वर्सेस चाइना, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग। यानी कि आज के समय पे बड़ा चैलेंज ये है कि कई सारे देश इकोनॉमिकली तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको सभी को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा डिवाइड है, अमीर और गरीब के बीच में एक बड़ी खाई है। तो उसके ऊपर आपको लिखना है। रिवैम्पिंग इंडिया बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेट न्यूट्रलिटी। यहां पर कुछ स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, आप उनको इग्नोर करना कि टाइपिंग एरर्स हैं। आप हमारा जो दिल का भाव है आप उस पर फोकस करो, स्पेलिंग एरर को लेकर बाद में आप सवाल मत करना। फिर डिजिटल इंडिया, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री के अंदर ट्राइबल रेजिस्टेंस अभी हमने देखा, वॉर एंड पीस, सरदार पटेल कॉन्ट्रीब्यूशन, सरदार पटेल के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अलग अलग जो पर्सनैलिटीज थी जो भी इंपॉर्टेंस है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, है ना, इन सब के ऊपर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको काम क्या है, इस टॉपिक को देखने के बाद
आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी जिनका इंडिया के इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट रोल था और आज भी उनका क्या रिलेवेंस है, उसके ऊपर आपको लिखना आ सकता है। फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ई वेस्ट, इंडेंजर्ड स्पीसीज, अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन हेल्थ, अर्थ एंड ह्यूमन ग्रीड, रिवर क्लीनिंग एंड लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इंटरनेशनल रिलेशन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन इंडियाज लीडरशिप, इंडियन डायस्पोरा, इंडिया एंड नेपाल रिलेशन, चाइना पाक अलायंस। तो आप देखो अलग अलग देशों के साथ, खास करके हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, इसके ऊपर लगातार आपके एसेस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, इंडिया एंड इट्स डाइवर्सिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड आर्म फोर्सेस, वर्क फ्रॉम होम, पॉलिटिकल करप्शन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इट्स क्रेडिबिलिटी, पेरेंटिंग अ चैलेंज, ह्यूमन राइट्स, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग इन यूथ, इंडियन पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन, इनोवेटिव एजुकेशन, सिविक सेंस इन इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, सिनेमा, हेल्थ एंड सैनिटेशन, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सोसाइटी और सोशल जस्टिस वाले पार्ट से रिलेटेड है और ये सभी पिछले 10 सालों में पूछे गए। यानी कि ये जो पूरा डिवीजन है, बाइफरकेशन है, आपका 2014 से लेकर 2024 तक के पेपर्स का है ना, क्योंकि हर साल आपके 6 टॉपिक्स पूछे जाते हैं और 6 into 11 अगर आप करोगे तो 66 टॉपिक्स के ऊपर आपके ऐसे अभी तक पूछे गए। उसके बाद पॉलिटी के अंदर सिविल रॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए इंडियन पॉलिटी में, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे गए। एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल फार्मिंग, फार्म वेबर, फार्म सुसाइड, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक्स हैं। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल करप्शन, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अनप्रेडिक्टेबल है, इसके ऊपर पूछा गया है। मिससेलेनियस में रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की क्या क्या रिसेंट अचीवमेंट्स हैं, इसके ऊपर आपका ऐसे आ सकता है। इसी को अलग अलग रिसेंट अचीवमेंट में आप इंडिया के स्पोर्ट्समैन डाल सकते हो, है ना, इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या अचीवमेंट्स है उस पर आपको ऐसे आ सकता है। तो अगर इन थीम्स को आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि 2-3 सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सिक्योरिटी, है ना, और एक साथ में आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको क्या करना है, इन सारी मैगजीन्स जो अलग अलग कोचिंग्स की मैगजीन आती है उसमें पिछले 1 साल में इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी मुद्दे न्यूज के अंदर है उनको आपको कवर करना है। और हमारी आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें यही सारे टॉपिक्स जो पिछले 1 साल से करंट पे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उन्हीं को हम कवर करेंगे इन थीम्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारा एजेंडा होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं जरूर बताइएगा। ये सारा टॉपिक पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये हमने यहाँ पर अच्छे से इसको बना के आपको अवेलेबल करवा दिया है। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है उसके साथ भी हमने यही किया है, उसको भी अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग थीम्स के अंदर यहाँ पर लिखकर आपको अवेलेबल करवा दिया है। तो आप इसको ध्यान से देखना। अब एक छोटी सी बात और रह गई कि अगर मान लो कोई टॉपिक है उसको कैसे लिखना है ना, तो मैं आपको लिखने का एक आउटलाइन बना के यहाँ पर मैं पहले से ही प्रिपेयर करके लाया था, क्योंकि मुझे पता था ये सेशन बहुत लंबा जाने वाला है। अगर मैं हर एक बात बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, उसमें आपके 1.5-2 घंटे चले जाएंगे, टाइम वैसे हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। अब आपका एक टॉपिक आया था डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, 2024 के अंदर यह टॉपिक आया था, उसको आप कैसे शुरू कर सकते हो, है ना। तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। इंट्रोडक्शन में आपने यहां पर एक साइड की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। उस रिपोर्ट का आप रेफरेंस दे सकते हो और उससे आप ऐसे को शुरू कर सकते हो। उसमें क्या क्या बातें हैं, ये रिपोर्ट पहली बात तो आई किसके थ्रू है, तो इंडियन काउंसिल ऑन रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड रिलेशन, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। ICR इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन डेटा कहां से लिया था, एक हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्हीं के एक रिपोर्ट आई होगी, उसी के डेटा को इन्होंने एक जगह क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया है, जो इंडियन डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, क्या क्या बता सकते हो आप इंट्रोडक्शन में, तो आप यहां पर बता सकते हो कि डिजिटलाइजेशन के मामले में दुनिया के अंदर इंडिया तीसरा देश है आफ्टर USA एंड चाइना। तो ये एक बड़ा फैक्ट हो गया आपके लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि 2022-23 में इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका हमारे देश की जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, तो लगभग टोटल जीडीपी का
12% के आसपास यानी कि 11.74% आपका डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू आता है, और 2024-25 में ये बढ़कर 14% और 2029-30 के आसपास ये बढ़कर 20% के आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारे देश के अंदर जितने भी वर्कफोर्स हैं उसके टोटल वर्कफोर्स का 2.5% यानी कि लगभग 2.5% के आसपास जो हमारे देश की वर्कफोर्स है वो डिजिटल इकोनॉमी या उससे रिलेटेड सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉयड है। और ये जो वर्कफोर्स है ये दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी कि हमारे देश के अंदर जितने भी वर्कफोर्स है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ये जो डिजिटल इकोनॉमी या उससे रिलेटेड किसी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, एक आम एम्प्लॉय से लगभग 5 गुना ज्यादा है ना प्रोडक्टिविटी। तो ये कितनी है, 5 टाइम्स मोर देन एन एवरेज एम्प्लॉय, है ना। तो 5 टाइम क्या है, 5 गुना ज्यादा है। तो इस तरीके के फैक्ट से आपने क्या करा, इंट्रोडक्शन शुरू करा। फिर इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हुए आपने क्या करा, ये जो पूरी स्टेज है यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसे ही तो नहीं बन गया हवा में, इसको चलाने के लिए कुछ ड्राइवर्स की हमको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको चलाने में सबसे पहला जो ड्राइवर है वो क्या है आपका, हमारे देश के अंदर लगातार जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपांड कर रहा है, लगातार उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, है ना। जैसे हमारे देश के अंदर हमने क्या कर दिया है, 5G रोल आउट कर दिया है, और लगातार हमारी सरकार क्या कर रही है कि जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, 6G ले आएंगे, है ना। अभी इसकी प्रोसेस थोड़ी सी बढ़ रही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पूरे देश के अंदर जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है वो बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग सरकार की स्कीम्स चल रही हैं जिससे पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनेट की जो स्पीड है उसको बढ़ाने का फोकस कर रहा है, और पूरे देश की जो ग्राम पंचायत है उनको भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। उसके बाद राइजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, हमारे देश के अंदर 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। अपने आप में हमारी जो देश की पॉपुलेशन है उसका ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिनके पास क्या है, स्मार्टफोन्स है ना, तो उस तक एक्सेस है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश की जो डिजिटल इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, क्योंकि ये जो 900 मिलियन लोग हैं ये अलग अलग डिजिटल सर्विसेज अवेल करते हैं, डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह का यूज करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से कपड़े ऑर्डर करते हैं, जूते ऑर्डर करते हैं, तो लगातार उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, हमारे देश के अंदर दुनिया के जितने भी ग्लोबल सेंटर्स है, कैपेसिटी सेंटर्स है, उसका 55% इंडिया के अंदर मौजूद है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका काम क्या होता है, ये जो डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको मैनेज करना, डेटा सेंटर्स वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमारे देश के अंदर लगातार स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो हमारे देश के अंदर जो यूनिकॉर्न्स हैं उनके नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, 100 से पार भी हो रहे हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लगातार जो स्टार्टअप बनाने वाले लोग हैं उनका नंबर भी बढ़ रहा है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हमारे देश के अंदर आने वाले कुछ सालों में 1,80,000 के आसपास अच्छे स्टार्टअप्स होंगे जो कई सारे लाखों लोगों को जॉब्स दे रहे होंगे और हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। उसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब की वजह से फाइनेंशियली इंक्लूजन हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखो मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं की मदद से गांव में घर पर बैठकर भी आप कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज अपने घर पर बैठकर ले सकते हैं। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करना, ये सारी बातें आप पॉसिबल है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और अच्छे इंटरनेट की स्पीड की वजह से। तो ये सारे के सारे क्या है, की ड्राइवर्स है जो हमारे देश की इकोनॉमी को यहां तक लाने में हेल्प कर रहे हैं। अब इन सब की वजह से हमारे देश के सामने कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे हमारे देश के कई सारे जो युवा हैं, कई सारे जो यूथ हैं, उनको जॉब्स मिल रही हैं, कई सारे नए नए स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर जो यूथ पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इंटरनेट की मदद से मैं कमरे के अंदर बैठकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर आप सभी के लिए अवेलेबल करवा रहा हूं। अगर आप खुद सोचिए, अगर आप क्लास के अंदर आते तो चलने में आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होता, फिर आप क्लास के अंदर बैठते, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, फिर आप वापस घर चल के जाते तो आपका कई सारा टाइम वेस्ट होता। फिर अगर यूट्यूब पे अगर आप इसको देख रहे हो तो अगर आपको मेरी स्पीड कम रही है, कम लग रही है, तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप 2x स्पीड में किसी वीडियो को देख पा रहे हो तो आप अगर 1 घंटे का वीडियो है तो उसको 30 मिनट में खत्म कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट एक्सेस, हमारे देश के अंदर जो कंपनीज हैं वो पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर रही है, अपनी जगह बना रही है। कई सारी कंपनीज के आप एग्जांपल दे सकते हो, खास करके अलग अलग सेक्टर जैसे जोमेटो, है ना। कई सारे हमारे देश के अंदर जो एडटेक प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला जैसे, वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ग्लोबल मार्केट एक्सेस हमको मिल रही है और हमारे देश के जो एमएसएमईज हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और उनको कई सारे एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उसके बाद
देश के अंदर लगातार इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। हमारे देश के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ सालों में 1,80,000 के आसपास स्टार्टअप्स होंगे और इनकी 2030 तक जो इनके थ्रू जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 300 बिलियन डॉलर, ऐसा कुछ नंबर है, मैंने पेज के ऊपर लिख रखा था, एक सेकंड। इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश के अंदर 2024 में 30 बिलियन है और 2030 तक ये हमारे देश के अंदर 1,80,000 स्टार्टअप्स हो जाएंगे और 2030 तक इनका जो कंट्रीब्यूशन है 170 बिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा और ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और करंटली अगर 2024 की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो 30 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है पूरे देश के अंदर उसकी पॉपुलेशन का, और ये जो टेक्निक है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी है। अगर आप देखा होगा कई सारे एटीएम्स के ऊपर आप जाते हो तो वहां पर रिसीट का ऑप्शन नहीं होता और वो आपसे थैंक यू भी बोलते हैं कि आपने ये रिसीट ना लेकर पेड़ कटने से बचा लिया, वो आपको थैंक यू भी बोलती है मशीन। तो आप देखो इन्वायरमेंटली जो डिजिटल इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल भी होती है। लेकिन क्या सब कुछ ग्रीन ग्रीन है क्या, है ना, सब कुछ हरा ही हरा है क्या? ऐसा नहीं है, कई सारे चैलेंजेस भी ये टेक्नोलॉजी अपने साथ में लाकर आती है। जैसे सबसे पहला चैलेंज है डिजिटल डिवाइड का। तो हमारे देश के अंदर जो 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, इसमें लगभग 70% जो यूजर्स हैं वो कहां पर है? अर्बन एरियाज में। अभी भी इसका मात्र 30% के आसपास ही कहां पर है? गांव के अंदर, रूरल एरियाज में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका पेनिट्रेशन कहां पर हो? रूरल एरियाज के अंदर और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद डेटा प्रिवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी का लगातार इशू आता रहता है। कई सारे डेटा लीक्स आपने देखे होंगे, कई सारे डेटा सिक्योरिटी ब्रीच के इश्यूज आपने देखे होंगे न्यूज के अंदर, वो आप यहां पर एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। फेसबुक का डेटा लीक हो गया था अभी कुछ दिन पहले, कई सारे शेयर मार्केट कंपनीज का डेटा लीक हो गया था, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का डेटा लीक हो गया था। तो ये बड़े चैलेंज होते हैं डिजिटल इकोनॉमी के। फिर कई सारी कंपनीज मोनोपोलीज बनाकर बैठ जाती है। जैसे आप देखो कई सारे जो बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी कंपनीज को खरीद रहे हैं, उनको अपने के अंदर मर्ज कर रहे हैं और बाद में ताकि वो कंपटीशन खत्म हो जाए फिर वो अपने हिसाब से चार्जेस ले सके और बड़े बड़े फीस वहां पर चार्ज कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिजिटल मोनोपोलीज भी इसकी वजह से क्रिएट हो रही है और एक बड़ा चैलेंज है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो पीडब्ल्यू क्या कर रहा है? कई सारे बड़े बड़े जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स है उनको लगातार एक्वायर करता जा रहा है ना, और बाद में हो सकता है कि सिर्फ पीडब्ल्यू बचे, सारे प्लेयर्स खत्म हो जाए और ये मनमाने ढंग से सारे के सारे जो बड़े बड़े अमाउंट्स हैं वो किसी छोटे कोर्सेज के लिए भी चार्ज करें, है ना। जियो के मामले में इस एग्जांपल को आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो तो फिर किस तरीके से देश के अंदर वो काम करता है। फॉर एग्जांपल 2016-17 के आसपास जियो ने फ्री इंटरनेट अनाउंस करा, फ्री कॉलिंग था 1-2 सालों के लिए, सारे प्लेयर्स खत्म हो गए और आज वो मनमाने ढंग से अपने हिसाब से जब चाहे तब चार्जेस बढ़ा सकते हैं और आपको देना पड़ेगा, है ना, वो आपकी कंपल्शन है। फिर उसके बाद कई सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं, कई सारी कंपनीज देश के बाहर काम कर रही होती है, उनके ऊपर कैसे नजर रखें, उनके ऊपर कैसे हम कंट्रोल करके रखें ताकि हमारे देश का जो डेटा वो सिक्योर्ड रहे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और देश के अंदर इस वजह से डिजिटल इकोनॉमी के लगातार पेनिट्रेशन की वजह से कई सारे फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अब हमारे देश के अंदर जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें कई सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, यूपीआई पेमेंट्स बहुत अच्छी अपने आप में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक है, स्टार्टअप इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। तो ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो और लास्ट में अच्छे कंक्लूजन के साथ जिसमें जो जो चैलेंजेस आए थे उनको आप एड्रेस कर दो या फिर कोई अच्छा फैक्ट फिगर डेटा बताकर आप इस पर्टिकुलर ऐसे को कंक्लूड कर सकते हो। आपका लिखने का तरीका यही होना चाहिए। अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी सारे के सारे जो जीएस के डायमेंशंस हैं उनको आप यहां पर मेंशन कर दो, तो आपका ऐसे क्या होगा? कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड एक सोशल इशू है ना। उसके बाद डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, है ना। उसके बाद डिजिटल मोनोपोलीज, ये इकोनॉमिक इशू है। रेगुलेटरी चैलेंजेस, ये हमारे देश के अंदर ये भी आप इकोनॉमिक इशू में डाल सकते हो। उसके बाद साइबर क्राइम, ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो ये कुछ 3-4 डायमेंशन आपके पूरे हो गए और आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके से आप पूरे ऐसे को कंप्लीट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। अगर इस क्लास को आपने अच्छे से फॉलो करा तो मुझे उम्मीद है आपको अब ऐसे राइटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, मेरा भी गला अब दुखने लगा। तो मैं उम्मीद करूंगा इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दोगे, लाइक्स करोगे, कमेंट्स करोगे और लगातार अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करोगे।
इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। कल की क्लास के अंदर हमारा ग्रामर वाला पार्ट है, फिर हम लाइव लेना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।